हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का हमारा टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो रहेगा लर्निंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए लर्नर्स, राइट नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। देखिए लर्नर्स, लर्निंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि इसमें कैसे क्या क्या मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। देखिए लर्नर्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग के बारे में और इसका नेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में, फिर क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, फिर क्लासिकल कंडीशनिंग के कंटेंट के बारे में, क्या आता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, किस किस के ऊपर कंडक्ट कराया गया था। फिर स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में, फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग के बारे में, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, फिर स्किनर बॉक्स के बारे में और फिर ये हमारा आज का कंटेंट रहेगा। इस प्रकार ये सीक्वेंस में रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो लर्नर, सबसे पहले आता है लर्निंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बाय अंकुर सर। तो लर्नर, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लर्नर्स, लर्निंग, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लर्निंग क्या होता है। लर्निंग से आप क्या समझते हो? लर्निंग को हिंदी में कहते हैं अधिगम। लर्निंग को हिंदी में कहते हैं हम लोग अधिगम। और लर्निंग में हम क्या सीखते हैं वो मैं बता देता हूँ कि लर्निंग का डेफिनेशन क्या होता है। लर्निंग का डेफिनेशन होता है, लर्निंग इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो लर्निंग हमारी एक बेसिक प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर की, और ये पूरी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, पूरे व्यक्तित्व को अफेक्ट करता है। पूरे लर्निंग पूरे मनुष्य की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। उसके बाद लर्निंग में हमारा आता है कि जो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, ये तो मैंने डेफिनेशन ऑफ लर्निंग बताया। इसके अलावा लर्निंग में को अगर सिंपल भाषा में डिस्क्राइब करना हो तो लर्निंग को डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेक्टेड चेंजेस इन बिहेवियर। यानी जो भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, एक्सपेक्टेड, यानी जो भी हमारे बिहेवियर में एक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं उसको लर्निंग कहते हैं। तो ये तो बात हुई लर्निंग की लर्नर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से दी है, जैसे कि स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, वुड्सवर्थ ने। उन्होंने अपनी डेफिनेशन लर्निंग के बारे में अलग अलग दी है। बट इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि लर्निंग कितने टाइप्स की होती है। अभी लर्निंग 3 टाइप्स की होती है जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है। जो पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर होती है ऑपरेंट या एक्टिव या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, फिर थर्ड होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आज की क्लास में हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को कवर कर लेंगे, बट इसके जो पार्ट 2 में हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को कवर करेंगे। तो ये तो बात हुई लर्निंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम विस्तार से आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बट पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग जो कि वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने बताया था वो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आते हैं BF स्किनर। स्किनर ने कहा है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एडजस्टमेंट इन बिहेवियर। कि जो अधिगम होता है वो ग्रेजुअल एडजस्टमेंट होता है बिहेवियर में, यानी धीरे धीरे जो एडजस्टमेंट किया जाता है बिहेवियर में उसको कहते हैं लर्निंग। ये तो डिफाइन किया स्किनर ने। उसके बाद आता है गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने डिफाइन किया लर्निंग को चेंजेस इन बिहेवियर, यानी जो बिहेवियर में जो बदलाव होते हैं उसको लर्निंग कहते हैं। यानी बिहेवियर में पहले आपका बदलाव हो गया, बदलाव होने के बाद जो भी उसके कारण जो बिहेवियर में चेंजेस आए उसको कहेंगे लर्निंग। फिर आता है वुड्सवर्थ। वुड्सवर्थ ने डिफाइन किया लर्निंग को, दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू नॉलेज एंड एक्वायरिंग न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि जो भी न्यू नॉलेज गेन की जाती है और न्यू रिस्पॉन्स को एक्वायर किया जाता है वो हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग होती है। ये डिफाइन किया वुड्सवर्थ ने। उसके बाद आता है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, यानी जो अधिगम का कैसा नेचर होता है और क्या महत्व होता है उसके बारे में बताया गया है। लर्निंग रेफर्स टू चेंजेस इन बिहेवियर। जो लर्निंग होती है वो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं उसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी किसी गोल के प्रति स्पेसिफिक होती है लर्निंग हमारी। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस।
मतलब जो भी हमारे नए एक्सपीरियंस होते हैं उनको संगठित करने को तरीकों को हम लर्निंग कहते हैं। ह्यूमन और उसके बाद है लर्निंग इज सच अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मतलब सतत प्रोसेस है जो, और ओमनी प्रेजेंट मैं आपको समझा देता हूँ ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। ओमनी प्रेजेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, टू वर्ड्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। हियर यू कैन सी ओमनी प्रेजेंट, दिस इज omnipresent. It consists of two words. Omni means all, और present means जो हर जगह प्रेजेंट हो उसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। देखिए जैसे इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स ऑल प्लस प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंस हो, इसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो ये तो बात हुई हमारी लर्निंग की। फिर लर्निंग इज ट्रांसफरेबल एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन प्रोसेसेस, अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव। ये लर्निंग के तीन एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन प्रोसेसेस में, अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लर्निंग रिलेट्स टू परफॉर्मेंस। जो लर्निंग के कारण हमारी परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होती है, असर डालती है लर्निंग हमारी परफॉर्मेंस पे। तो ये तो हुई हमारी नेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग के बारे में। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स आर नॉट साइनोनिम्स विद ईच अदर, मतलब लर्निंग और डेवलपमेंट जरूरी नहीं कि एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। लर्निंग इज सच अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, लर्निंग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, वो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा यही फैक्टर्स रहेंगे। और एक फैक्टर और है कि जो लेटेंट लर्निंग दिया गया था टोलमैन के द्वारा, टोलमैन ने लेटेंट लर्निंग एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि लर्निंग रिलेट्स टू परफॉर्मेंस इज नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बट परफॉर्मेंस इज हेल्पफुल इन लर्निंग। यानी जो परफॉर्मेंस से पे बेस्ड तो होता है बट जो परफॉर्मेंस है वो हेल्पफुल नहीं होता लर्निंग में, ये हमारा टोलमैन ने कहा था। तो ये तो हमारा हुआ नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के डोमेन्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेंजामिन ब्लूम जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, बेंजामिन ब्लूम, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। 1956 में इन्होंने ये दिया था डोमेन्स ऑफ लर्निंग, एन एजुकेशनल फोकस दैट इंस्टीट्यूट ऑफ रोट लर्निंग। इसका मतलब होता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग आपको, मेरे को पता ही है, आपको उम्मीद है कि आपको पता होगा रोट लर्निंग क्या होता है। रोट लर्निंग का मतलब होता है कि एक ऐसा लर्निंग जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है रटने पे, उसको कहते हैं रोट लर्निंग, जिसको हम क्रैमिंग भी कहते हैं सिंपल भाषा में, इंग्लिश में बोला जाए। रोट लर्निंग को मैं एक बता देता हूँ आपको, जो रटने पे बेस हो, मीन्स क्रैमिंग पे बेस हो, इसको कहते हैं रोट लर्निंग। तो ये तो बात हुई रोट लर्निंग की। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, ये जो बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने इसके तीन टाइप्स के डोमेन्स बताए थे, कोग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको क्लियर होगा। उसके बाद ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप जैसे ही पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन दिया गया है साइकोमोटर, कोग्निटिव और अफेक्टिव, ये तीन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आगे बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये तो तीन फैक्टर हुए लर्निंग के। फिर आता है हमारा कि उनको कैसे क्लासीफाई किया गया, इनको आपस में कैसे क्लासीफाई किया गया डोमेन्स ऑफ लर्निंग को। कोग्निटिव में आते हैं हमारे मेंटल स्किल्स जैसे नॉलेज, अफेक्टिव में आते हैं ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, एटीट्यूड और सेल्फ अफेक्टिव में आते हैं, और साइकोमोटर में आते हैं मैनुअल और फिजिकल स्किल्स। जितने भी हमारे स्किल्स होते हैं वो साइकोमोटर में आते हैं। तो बेंजामिन ब्लूम ने इनको क्लासीफाई किया डोमेन्स ऑफ लर्निंग को। जैसे कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा होगा, जैसे जितने भी हमारे बिहेवियरल एक्शन होते हैं, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं या कोई सोच विचार कर रहे होते हैं या कोई नया अनुभव कर रहे होते हैं, तो वो सारे डोमेन्स और एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर हैं वो हमारे डोमेन्स ऑफ लर्निंग में आएंगे, कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। जैसे कि इवेल्युएशन को ओरिजिनल डोमेन था, उसको बोला गया
इवेल्युएशन प्रेजेंट डोमेन में, फिर सिंथेसिस को सिंथेसिस प्रेजेंट डोमेन में। तो ये तो हुआ हमारा कोग्निटिव डोमेन। इसके अलावा जैसे नॉलेज हुआ हमारा, नॉलेज में क्या होता है, रिमेम्बरिंग, मतलब याददाश्त का काम होता है नॉलेज में। और इसमें लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ये रहा नीचे नॉलेज, सॉरी नॉलेज। इसमें क्या होता है, रिमेम्बरिंग का काम होता है। क्या काम होता है हमारा, रिमेम्बरिंग यानी याददाश्त का काम होता है नॉलेज में। ये रहा नॉलेज यानी रिमेम्बरिंग, मतलब जितना भी याद करने का काम हो वो सारा नॉलेज में ही आएगा हमारा। उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस। एप्लीकेशन में जैसे कैसे किसी चीज़ को अप्लाई करना होता है, जैसे एप्लीकेशन बनाना, कैलकुलेशन करना, डिस्प्ले करना, सर्च करना, मैनिपुलेशन करना, ये सब एप्लीकेशन में आएगा। एनालिसिस को मैं समझाऊँ तो इसमें क्या होता है कि क्लासीफाई करना होता है, मतलब अलग करना होता है ऑब्जेक्ट और हाइपोथेसिस को डिफरेंट पार्ट्स में, जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर समझ में आ सके, उसको कहते हैं एनालिसिस। जैसे रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ अ डिवाइस बाय लॉजिकल एस्टिमेशन, ये एनालिसिस में आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जब भी हमें आपने सुना होगा कुछ नया निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं, उसको कहते हैं सिंथेसिस। क्या कहते हैं, सिंथेसिस। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सिंथेसिस यानी क्रिएटिंग। फिर आता है इवेल्युएशन, डिसाइडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आइडियाज एंड मटेरियल, इवेल्युएशन। फिर आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग जो कि मैं बता देता हूँ, इसमें आते हैं कैरेक्टराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वैल्यूइंग, रेस्पॉन्डिंग, रिसीविंग। अफेक्टिव डोमेन हमारा क्रैथवोल ब्लूम मस्या ने दिया था, और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये फीलिंग और इमोशन जो भी हमारे हार्ट में अराइज होती हैं उससे डेवलप होता है ये, और ये इसके कारण जो भी इमोशन होते हैं चिल्ड्रन में और एडल्ट में, ये उस पर डिपेंडेंट होता है। 5 मेन कैटेगरी लिस्ट की गई हैं सिंपल से एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग में। फिर आता है हमारा इसी के अंदर इवेल्युएशन। अफेक्टिव के अंदर एक और चीज़ आती है इवेल्युएशन और ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। इवेल्युएशन में आपको समझा देता हूँ कि जब भी जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फेनोमेन या बिहेवियर को उसकी जो एबिलिटी यानी क्षमता होती है उसको कहते हैं इवेल्युएशन। देखिए लर्नर्स, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बट हमारे पास लिमिटेशन ऑफ टाइम है, तो मेरे को लिमिटेशन ऑफ टाइम में आपको बेसिक से थोड़ा एडवांस कराना होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वैल्यू इंक्लूजन और साइकोमोटर। साइकोमोटर में आता है हमारा ओरिजिनेशन, एडेप्टेशन, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज, मैकेनिज्म, गाइडेड रिस्पॉन्स, सेट, परसेप्शन। तो ये तो आते हैं हमारे साइकोमोटर फील्ड ऑफ लर्निंग में, और इसमें हमें प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट चाहिए थी ऐसे स्किल को डेवलप करने के लिए। तो आपसे कोई जनरल पूछे कि ये साइकोमोटर फील्ड ऑफ लर्निंग में क्या चाहिए होता, तो हमें प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन साइकोमोटर लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग मेथड्स के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी आगे, लर्निंग बाय मिक्स मेथड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं अभी क्लासिकल कंडीशनिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। लर्निंग बाय मिक्स मेथड, होल मेथड और जो पार्ट मेथड होते हैं वो लर्निंग बाय मिक्स मेथड के द्वारा दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस, जितनी भी संगठित तौर से लर्निंग की जाती है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। फिर आता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कि सबसे पहले दी गई थी हमारी। आगे बढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे, जिसमें आता है सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग से पहले मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग होता क्या है। देखिए जितना भी अधिगम का प्रोसेस होता है वो मेजर एरियाज में डिवाइड किया गया है, कनेक्टनिस्ट और बिहेवियर थ्योरी या कोग्निटिव थ्योरी। जो कनेक्टिविस्ट बिहेवियर थ्योरी है ये स्कूल ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड होती है। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी इसमें आती है। गुथ्री कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लासिकल एंड ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ थ्योरी बाय पावलर एंड स्किनर, ये भी इसके अंदर ही आती है थ्योरीज ऑफ लर्निंग में।
और इसमें आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे आज क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। बाकी की जितनी भी लर्निंग थ्योरी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए लर्नर्स, यूजिंग अ स्टिमुलस टू मॉडिफाई बिहेवियर, इसका मतलब होता है कि एक स्टिमुलस के द्वारा बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें दो टर्म आती है, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पावलोव के द्वारा दी गई थी। ये जो थ्योरी है सबसे पहले इवान पावलोव के द्वारा दी गई थी। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी इवान पावलोव के द्वारा दी गई थी। क्लासिकल कंडीशनिंग बता दिया मैंने, इवान पावलोव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं और हमें थोड़ा सा लेवल ऊपर पढ़ना है। इवान पावलोव द्वारा दी गई थी क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद कंडीशनड रिफ्लेक्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, ये इवान पावलोव ने दी थी, बता दिया मैंने। और इसको पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं कई बार। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैं लिख के बता देता हूँ, इसको रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है और पावलोवियन कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। कंडीशनिंग सिचुएशन इज द मीडियम ऑफ लर्निंग, मतलब जो कंडीशनिंग का सिचुएशन है वो मीडियम ऑफ लर्निंग होता है इसमें। पावलोव फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड द क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग को और उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज को इन्वेंट किया था, जैसे यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, एनएस नेचुरल स्टिमुलस, एनआर नेचुरल रिस्पॉन्स, सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी से उम्मीद है कि इसमें आज आपकी स्लाइड्स में ये काफ़ी क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले आता है फूड। पावलोव ने क्या बताया कि सबसे पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस आता है तो उसके कारण एक रेस्पॉन्स होता है। उन्होंने एक डॉग का एग्जांपल लिया जिसमें सबसे पहले एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे जब भी डॉग के सामने, ये आपके सामने एक डॉग है, उसके सामने एक बोन रखा तो उसके मुंह में से सलाइवा आया, तो जो बोन के कारण जो रिस्पॉन्स आया वो उसको कह सकते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। फिर उन्होंने बेल बजाई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब बेल और फूड को एक साथ दिया तो सलाइवा आया, तो ये कंडीशनिंग हो गया कि बेल को बजाना फूड के साथ एक कंडीशन हो गया। फिर बेल के साथ जब सलाइवा आ गया तो मतलब बेल के आफ्टर सलाइवा आ गया तो ये कंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। तो उम्मीद है मेरे को आपको समझ में आया होगा, पिक्टोरियल डायग्राम से काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग रेफर्स टू लर्नड बिहेवियर दैट अकर व्हेन न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद लर्नड रिस्पॉन्स, मतलब जब न्यूट्रल स्टिमुलस के कारण जो लर्न रिस्पॉन्स जैसे एसोसिएटेड होता है उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। जैसे कि जब डॉग के सामने एक बेल बजाई गई तो और खाना दिया गया तो एक कंडीशन हो गया, तो उसके कारण जो रिस्पॉन्स है उसको कहेंगे लर्न रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल 1 जैसे डॉग्स का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 जैसे म्यूजिक का एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें बताया कि जब भी डॉग ओनर्स लीश करते हैं और वॉक के लिए ले जाते हैं तो डॉग को शॉर्ट टाइम के बाद डॉग को ये सिखा दिया जाता है कि आउटसाइड जब भी हम जाएंगे उसको लीश के वियर, मतलब उसको लीश वियर करा देते हैं, मतलब पहना देते हैं फ्रॉम द डॉग्स परस्पेक्टिव। जब भी मतलब डॉग को बाहर ले जाया जाता है और लीश पहनाया जाता है तो डॉग समझ जाता है कि उसको बाहर ले जा रहे हैं, तो लीश एक कंडीशन हो गया कि उसको बाहर ले जाना। इसके इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल होगा म्यूजिक का एग्जांपल। सम टाइम इन आवर लाइफ वी मे हैव एक्सपीरियंस दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट, जैसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जैसे कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जब भी हम अपने लाइफ में किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसको एक नए उत्सुकता से देखते हैं, तो ये एक नया कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं फूड, यूसीएस मैंने आपको बता दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यूसीआर, और सी एस स्टैंड फॉर कंडीशनल स्टिमुलस और सी आर स्टैंड फॉर कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बात थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि पावलोवियन कंडीशनिंग से रिलेटेड है। जैसे कि इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। कंडीशन रेस्पॉन्स जो कि प्रभाव डालता है इंस्टिंक्ट्स को। जैसे कि पावलोवियन डॉग में
जो पावलाव का डॉग था वो मोटिवेटेड था फूड के कारण, जब भी वो भूखा था, तो ये इंस्टिंक्ट हो गया उसका। अगर सोचिए, अगर डॉग, अगर कुत्ता भूखा ही नहीं होता तो वो उसको बैल की आवाज़ की वो केयर नहीं करता, लेकिन अगर जब भूखा था उसको बैल की आवाज़ के साथ खाना दिया गया तो ये उसके लिए कंडीशन बन गया। तो जो भी ये कंडीशन रिस्पॉन्स है इसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। इस कंडीशन रिस्पॉन्स हमारा प्रभावित डाला जाता है इंस्टिंक्ट के द्वारा। फिर आता है रेपिटेशन। रिपीटेड फ्रीक्वेंसी इज एसेंशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब जब भी रिपीटेशन एक्टिविटी की जाती है उसके कारण कंडीशन रिस्पॉन्स एस्टेब्लिश होता है। फिर आता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज द डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। जो एक्सटिंक्शन आपने सुना होगा कि विलुप्त हो जाना, आजकल कई प्रजाति एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी इसको इसके रेफरेंस में जोड़ा जाए तो जो जितने भी बिहेवियर हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसको एक्सटिंक्शन कहेंगे पावलोवियन इनकी दृष्टि से। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। फिर आता है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग जो कि पावलोवियन में समझाया गया है, और टेस्ट एवर्जन। तो आज क्लासिकल कंडीशनिंग में हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की ओर। देखिए लर्नर्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा BF स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाय BF स्किनर। BF स्किनर का नाम तो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है, रिनाउंड है। उम्मीद है आपको इसके बारे में पता ही होगा, BF स्किनर के बारे में। तो ये तो बात थी हमारी पावलोवियन कंडीशन के बारे में। फिर आया हमारा BF स्किनर के बारे में। इन्होंने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, BF स्किनर जी ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं BF स्किनर की कंडीशनिंग के पढ़ते हैं अभी। देखिए, थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय BF स्किनर इन 1938 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर अर्लियर एक्सपेरिमेंट वर डन यूजिंग रैट्स, लेटर मूव्ड ऑन पीजन्स। पहले इन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था, फिर कबूतरों पर। दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इस थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। Reinforcement or punishment are used to either increasing or decreasing the probability that a behavior will occur again in the future. Reinforcement और punishment किया जाता है ताकि जो behavior है उसको improvement किया जा सके। फिर आता है operant condition। जैसे classical condition में रिस्पॉन्स का महत्व था, इसमें आगे इसमें बताएंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जिनका अपना महत्व था। स्किनर operant conditioning थ्योरी। देखिए, स्किनर बिलीव करते थे कि बिहेवियर को कंट्रोल भी किया जा सकता है और प्रेडिक्ट, यानी उसका बिहेवियर को हम देख भी सकते हैं, और प्रेडिक्ट यानी उसका अनुमान भी लगा सकते हैं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में बताया BF स्किनर ने। देखिए लर्नर, इससे पहले हमारा कुछ रह गया थॉर्नडाइक लॉ इफेक्ट, वो मैं लास्ट में कराऊंगा। पहले इसको कंटिन्यू करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को। Thus by manipulating the environment you can manipulate behavior। मतलब जो भी हमारा वातावरण है उसको मैनिपुलेट करके आप बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकते हो। और लर्निंग प्रोसेस इन विच द consequences which follow a response determine whether the behavior will be repeated। Behavior will likely be repeated which has reinforced and tend not to be repeated with punishment। मतलब ऐसे बिहेवियर जो रिपीट किए जाते हैं किसी रीइंफोर्समेंट के साथ, वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी वो बढ़ने वाले हैं। और जो पनिशमेंट के साथ एसोसिएटेड है, या आप किसी बच्चे को मार दो, सोचो, तो वो जनरली से बात है उसको बिहेवियर को कम करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। फिर आता है स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे चूहे का ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था BF स्किनर ने। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर जिसको कहा था स्किनर बॉक्स, इट वाज डिजाइन टू टीच रैट्स हाउ टू पुश एंड लीवर। मतलब इसमें चूहों को बताया गया था कि लीवर को कैसे प्रेस करना है। दिस बिहेवियर इज नॉट नेचुरल टू रैट्स। ये बिहेवियर रैट्स के ऊपर नेचुरल नहीं था। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट वर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू टीच द बिहेवियर। तो उनके ऊपर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दिया जिससे उनको बिहेवियर को टीच किया जा सके। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या दिया कि उनको खाना दिया गया, और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिया गया। मतलब अगर लीवर ढंग से प्रेस किया जाता था तो उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाता था, और अगर गलत पुश किया जाता था तो उनको करंट दिया जाता था। तो देखिए उसके बाद क्या रिजल्ट निकला।
मैं बता देता हूँ इसके बाद क्या रिजल्ट निकले स्किनर बॉक्स में। रीइंफोर्समेंट को जैसे बताया जाए तो इसको दो होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसको अगर डिफाइन किया जाए इंग्लिश में तो वो होगा एडिंग अ स्टिमुलस आफ्टर अ रिस्पॉन्स, मतलब एक स्टिमुलस को ऐड कर देना किसी रिस्पॉन्स के बारे में, उसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या कहेंगे उसको? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इस फिगर से आपको काफ़ी क्लियर होगा। और पनिशमेंट में बता ही दिया मैंने कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देना। प्राइमरी रीइंफोर्सर होते हैं, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर होते हैं जैसे फूड खाना, वाटर पानी, और केयर, यानी जो भी उसको सेटिस्फाई करे उसको प्राइमरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और प्राइमरी पनिशमेंट्स की। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी और कॉन्टीन्यूस और इंटरमीडिएट पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ये भी इसके टाइप्स होते हैं रीइंफोर्समेंट के। बट उससे पहले मैं चाहूँगा, ये तो हमारा बी एफ स्किनर का रीइंफोर्समेंट का लगभग कवर ही हो गया हमारा सारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी। उससे पहले मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, मैं उसको कवर कराऊंगा। उस टॉपिक का नाम है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए, जो कि थॉर्नडाइक्स थे हमारे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था। इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। इसमें बताया था कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है वो डिफाइन करता है कि कोई भी बिहेवियर जब तक रिपीट नहीं होगा जब तक उसके अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। जैसे कि अगर इसको डिफाइन किया जाए इंग्लिश में, एनी बिहेवियर विल हैव टू बी रिपीटेड स्ट्रेंथन इफ इट हैज़ गुड रिजल्ट एंड एनी बिहेवियर विच हैज़ बैड कॉन्सिक्वेंसेज डिससेटिस्फैक्शन विल बी अवॉइडेड। यानी जिसके अच्छे रिजल्ट होंगे वो रिपीट होगा, जिसके बुरे रिजल्ट होंगे वो डिससेटिस्फाई होगा, जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग में। और इसमें इन्होंने एक पजल बॉक्स दिया था। जैसे एडवर्ड थॉर्नडाइक इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन बिहेवियरल और ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म। इसका एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने कंडक्ट किया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, वो था पजल बॉक्स। इसमें बताया गया है कि एक फूड से उनको डिवाइडेड किया गया था, जैसे हमने ऑपरेंट कंडीशन में पढ़ा। और जब पजल को अगर सोल्व कर दिया जाए, उसमें एक चूहा था, इसमें एक बिल्ली है, मतलब ऑपरेंट कंडीशन में चूहा था, इसमें एडवर्ड थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में एक बिल्ली है। और उसके अलावा थॉर्नडाइक लाइक ऑफ इफेक्ट भी है इसमें। ये बताता है कि जो भी बिहेवियर फॉलो किया जाएगा वो फेवरेबल कंसिक्वेंसेज। ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर दिया, तो मेरे को नहीं लगता इसको दोबारा एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है। इसके 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। ये इसके 3 सब लॉज हैं। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल और एरर लर्निंग को एक्सप्लेन किया गया है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स when an organism attempts to learn by undertaking a number of alternative behavior trials। जितने भी अटेम्प्ट होते हैं उनको कहते हैं ट्रायल्स। एंड मेकिंग अ नंबर ऑफ इनकरेक्ट चॉइसेस, उसको कहते हैं एरर्स। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ट्रायल्स और एरर्स को। देखिए, जितने भी हमारे ये होंगे सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, उसको कहेंगे ट्रायल्स। और जितने भी चॉइसेस होगी एरर्स की, उसको कहेंगे इनकरेक्ट चॉइसेस को, उनको कहेंगे एरर। एरर का मतलब ही होता है गलतियाँ। कहते हैं ना कंप्यूटर में एरर आ गई, मतलब कंप्यूटर में कोई इनकरेक्ट चीज़ें, अनडिज़ायरेबल चीज़ आ गई। फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन्वॉल्व्स अ डिजायर टू रीच सम सॉर्ट ऑफ गोल, मोटिवेशन बाय द लर्नर। मतलब जो ट्रायल और एरर लर्निंग है उसको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, यानी अभी प्रेरणा चाहिए होती है लर्नर को। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स trying a number of different behavior exploration, and when the correct response is finally achieved, it is rewarding for the organism। reinforcement कहा गया है जिसको। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। सो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही रहेंगे। अगले क्लास में हम इसको आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें जितना भी हमारा पोर्शन रहता है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि इसमें काफ़ी पोर्शन रहता है अभी, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था लर्निंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटी का। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ नया सीखेंगे और आगे सीखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर सर।